आपके अनुसार क्या जातवाद खत्म हो जाना चाहिए? ऑब्वियसली हो भी गया है कहाँ, बताइए मुझे। आप किस जाति से हैं मैं नहीं जानता हूँ। भारत का संविधान किसने लिखा? 299 लोगों ने लोग लिखा। तो कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने लिखा था। आरक्षण हटाना क्यों जरूरी है? वो हमारे वर्ग के जिन लोगों को मिलना चाहिए उन लोगों को मिलता ही नहीं। और ले कौन रहा है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के परिवार के लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के परिवार के लोग। क्या समाजवादी पार्टी अच्छी थी या फिर बीजेपी ने खराब कर दी? समाजवादी पार्टी थी कब अच्छी? एक कार्य बता दीजिए जो अच्छा किया हो। चंद्रशेखर रावण जी ने सदन में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में एक नीति लागू करी जाए जहां से SC ST का ही आदमी चुनाव लड़ेगा और वोट डालने वाला भी SC ST का ही होगा। तो लोकतंत्र की हत्या है। क्या यूजीसी बिल हटाना सही है? बहुत जरूरी है। UGC इस समय देश का, अगर 21वीं सदी में देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है UGC ही रहेगा। रूपाली दीक्षित जी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। अभी उन्होंने धरातल स्तर पर कार्रवाई नहीं किया कभी। सोशल मीडिया पर चमकती रहती हैं हमेशा। ज्ञापन देंगी तो सोशल मीडिया के थ्रू देंगी, अगर समस्या गिनाएंगी तो सोशल मीडिया के थ्रू गिनाएंगे। क्या आरक्षण सही लोगों तक पहुंच रहा है? ना, दूसरे समुदाय को आरक्षण सिर्फ इसलिए जन्मजात से मिल जाता है कि वो दलित है, वो शोषित है, वो वंचित है। एक समाज का, एक जाति के आधार पर आरक्षण देना गलत है। क्या चंद्रशेखर रावण दलितों के हितैषी हैं? ना, दलितों के युवाओं को, बच्चों को बरगलाना, फुसलाना, दिल्ली जंतर मंतर पर ले जाकर वहां उन पर मुकदमे कराना, उसके बाद में राजनीति चमकाना। अभिजीत दिपके नामक व्यक्ति जो विदेश में पढ़ा हो, उसने कभी भारत के संविधान के भरोसे पर भारत में ना रहा हो, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को गाली देके संबोधित किया है क्या ये मोदी? क्या चीज है यो? कदी बैठाओ और जो वो घुसा हुआ है मेलोडी निकल जाओ उसके बाहर से। राहुल गांधी जी वहीं पहुंचते हैं जहां भारत माता के टुकड़े करने की बात होती है, जहां देश तोड़ने की बात होती है, जहां सेना को गाली दी जाती है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय मां को गाली दी जाती है। अगर राम मंदिर भाजपा सरकार ने बनाया तो उसमें दिक्कत क्या है? गाएगी भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनाया। क्या बुलडोजर नीति सही है गलत है? बिल्डोजर नीति के खिलाफ होगा। लब जहाज तो इतना बड़ा देश के लिए मुद्दा है कि लब जहाज धीरे धीरे इसके लिए रोक लगा रही है। हम जैसे युवा लोग एक्टिव है ना लब जहाज के लिए मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। आप ये सवाल लाते कहां से हैं? वेलकम टू फंटास्टिक एवरीवन। आज की बातचीत होगी आरक्षण, यूजीसी बिल, युवाओं के आंदोलन 2027 की राजनीति जैसे बेहद संवेदनशील चर्चित मुद्दों पर। इन मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए हमारे साथ हैं अरुण उपाध्याय जी। वेलकम टू फंटास्टिक टॉक्स। कैसे हैं आप? मैं अच्छा, आप बताइए। मैं स्वस्थ हूँ एकदम। आज कुछ राजनीति की हम बात करेंगे। तो मैं सबसे पहला सवाल करूँगा आपसे कि आरक्षण हटाना क्यों जरूरी है? आरक्षण इस समय भारत का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और आरक्षण हटाना इसलिए आवश्यक है कि आरक्षण जो है वो कहीं ना कहीं ठीक है, सही है, परंतु उसका जो आरक्षण का लाभ है वो हमारे वर्ग के जिन लोगों को मिलना चाहिए उन लोगों को मिलता ही नहीं। आरक्षण मिलना चाहिए शहीद के परिजनों को, जो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, जो हमारे भारत की रक्षा कर रहे हैं, उन लोगों को। आरक्षण मिलना चाहिए उन लोगों को जो वास्तव में गरीब है। आप बताइए, हमारे समाज में, हिंदू समाज में एक वाल्मीकि समाज आता है। वाल्मीकि समाज कई वर्षों से वो हमारे यहाँ साफ सफाई का काम कर रहा है, वो आज भी काम कर रहा है, आज भी वो शिक्षित नहीं है। वास्तव में उसे मिलना चाहिए आरक्षण। और ले कौन रहा है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के परिवार के लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के परिवार के लोग, जो IAS PCS बने हुए हैं उनके परिवार के लोग, मजिस्ट्रेट बने हुए हैं उनके परिवार के लोग। ये गलत है। आरक्षण वास्तव में उन लोगों को मिलना चाहिए जिनको वास्तव में जरूरत है इस आरक्षण। तो ये जरूरी है। क्या लगता है आपको आरक्षण आज भी जरूरी है? हाँ, जरूरी है आरक्षण। जरूरी है उन लोगों के लिए, जरूरी है जिनको वास्तव में जरूरत है इस आरक्षण की। आरक्षण की जरूरत हमारे वाल्मीकि समाज को है। आरक्षण की वास्तव में शोषित वंचित लोगों को है, जो जिनको जरूरत है उनको मिलना ही चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। क्या आरक्षण सही लोगों तक पहुंच रहा है? ना, बिल्कुल नहीं। अगर पहुंचता तो ये मुद्दा ही नहीं होता। आरक्षण सही लोगों पर पहुंच ही नहीं रहा। इसकी समीक्षा भी जरूरी समय समय पर होनी चाहिए। क्या एक व्यक्ति को हम लोगों ने आरक्षण दिया, 10 साल को उसको आरक्षण मिला, 10 साल बाद जब वो 12वीं 15वीं साल में वो मजिस्ट्रेट बन गया, उसके बाद भी वो आरक्षण का लाभ ले रहा है, उसको नहीं मिलना चाहिए आरक्षण का लाभ। जब तक उसको जरूरत थी तब तक सही मायने में उसको आरक्षण दिया गया। जब जरूरत नहीं थी तो फिर आरक्षण उसके बाद भी वो लेता रहा। सरकारी पद पर बैठा हुआ, उसको गाड़ी मिल रही है, उसको फ्लाइट की टिकट मिल रही है, उसको होटल रेस्टोरेंट फ्री मिल रहे हैं, उसके बाद भी उसको आरक्षण का लाभ ले रहा है, जबकि वो ऑलरेडी कैपेबल है।
कैपेबल बन चुका है, फिर भी वो आरक्षण का लाभ ले रहा है, ये गलत है। तो क्या हमारे संविधान में आरक्षण है? आरक्षण 1950 में जब लागू हुआ तो आरक्षण था। आरक्षण 10 साल के लिए टेम्परेरी बनाया गया। मैं वही आपको पहले क्वेश्चन में जब बताया आपको कि 10 साल के लिए आरक्षण बनाया गया, तो वो उस स्टेज पर बनाया गया जहां इंसान स्टैंड अप हो जाए। स्टैंड अप होने के बाद अब वो स्टेबल भी हो गया, फिर भी उसके बाद उसको आरक्षण कंटिन्यूस दिया जा रहा है, वो सेटल्ड हो गया, सारी गवर्नमेंट योजनाओं का लाभ उसने ले लिया, एक पद पर पहुंच गया, फिर भी आरक्षण ले रहा, तो ये गलत है। बस तो गरीब लोगों के पास आरक्षण पहुंच ही नहीं पा रहा है। पहुंचेगा कैसे जब वही लोग आरक्षण का लाभ लेते थे? हमारे यहाँ आरक्षण एक जाति के आधार पर आरक्षण मिलता है, गरीबी के आधार पर आरक्षण नहीं। अगर मैं कल ईडब्ल्यूएस, मैं सोन समाज से आता हूँ, मैं कल ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अगर बनवाने जाता हूँ, तो आपको पता है ईडब्ल्यूएस के लिए क्या क्या मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मेरे पास 100 वर्ग गज से ज्यादा की जमीन ना हो, मेरे पास 4 व्हीलर 2 व्हीलर ना हो, मेरे घर में 8 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम ना हो, तब मुझे जाकर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मिलेगा, और उसका भी वैलिडिटी 1 ईयर है, ओनली 1 साल, 1 साल बाद। और दूसरी जगह दूसरे समुदाय को आरक्षण सिर्फ इसलिए जन्मजात से मिल जाता है कि वो दलित है, वो शोषित है, वो वंचित है। एक समाज का एक जाति के आधार पर आरक्षण देना गलत है। जाति, अब मजिस्ट्रेट के बच्चा हुआ, अब बच्चा 5 साल का हुआ, उनने एससी का सर्टिफिकेट बनवा लिया, एससी का सर्टिफिकेट बनवाकर वो लाभ ले रहे हैं। बच्चा, अब बच्चा किसका? मजिस्ट्रेट का। लाभ कौन ले रहा है? मजिस्ट्रेट के बच्चे। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आरक्षण हक है पर हथियार के नाम पर इसको एक ढाल बना दिया। दोनों आरक्षण हथियार इसीलिए, कल आपने मायावती जी का बयान सुना? पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्रीमती मायावती जी ने एक बयान दिया कि सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण मिलता है एससी एसटी को, वो आरक्षण आप प्राइवेट सेक्टर में भी दीजिए। क्या तमाशा बना रखा है सिस्टम का साहब। अब प्राइवेट सेक्टर में तो ये तो हावी होता जा रहा है। और इसका चंद्रशेखर रावत जी ने सदन में एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि देश में एक नीति लागू करी जाए जहां से एससी एसटी का ही आदमी चुनाव लड़ेगा और वोट डालने वाला भी एससी एसटी का ही होगा, तो लोकतंत्र की हत्या है ना। तो ये सरासर गलत है, तो पूर्णतः स्वीकार ही नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, ये गलत। क्या चंद्रशेखर रावत दलितों के हितैषी हैं? ना, दलितों के युवाओं को, बच्चों को बरगलाना, फुसलाना, दिल्ली जंतर मंतर पर ले जाकर वहां उन पर मुकदमे कराना, उसके बाद में राजनीति चमकाना। देखिए ना, उनके आज भी कई सारे ऑडियो वीडियो वायरल होते हैं महिलाओं के साथ में, अभद्र टिप्पणियां उनके साथ में करना। तो एक समाज वर्ग के युवाओं को बहला फुसला कर ले जाना, फिर अपनी स्वार्थ के लिए, अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए। और आप सांसद बन गए, सांसद बनने के बाद भी आज भी वही आपका वो है कि बहुत ज्यादा ऊंचे सपने देखकर आप दलित बच्चों को भड़का रहे हैं, हिंसा की ओर लेकर जा रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करिए, आप लोकतंत्र में आपका अधिकार है, आपके पास अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, आप करिए। आप बरगलाना, फुसलाना, उनका माइंड डाइवर्ट करना, ये सब गलत है। बच्चों को उत्तेजना पैदा करना, आप शिक्षित करिए, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, आप उनको राजनीति में आगे बढ़ाइए, गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से। क्या यूजीसी बिल हटाना सही है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। यूजीसी इस समय देश का, अगर 21वीं सदी में देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है यूजीसी ही रहेगा। यूजीसी एक बीज है, एक बीज है। और आप मान लीजिए कि आपने डाला तुलसी के पौधे का बीज, तो तुलसी ही होगी कि आपने जब बच्चे को शिक्षा ग्रहण करते समय आपने एक बीज डाला बच्चे को, जातिवाद का बीज, आपने जातिवाद का बीज बच्चे को डाल दिया, पेड़ उगेगा जातिवाद का। जब वो बड़ा होकर शिक्षक बनेगा, शिक्षा जब देगा छात्रों को, तो वो जातिवाद बातें करेगा। अब आप एक बात बताइए मुझे, मेरी बहन कल यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाती है, मेरी बहन को जो संस्कार है वो एस्थेटिक संस्कार नहीं है, वो मेरे घर के पारिवारिक संस्कार है। मेरी बहन कल कॉलेज पढ़ने गई और एक अनुसूचित जाति का, एससी एसटी का कोई लड़का मेरी बहन को आकर कमेंट किया, मेरी बहन को आकर प्रपोज किया, उसने मना किया उसको कि नहीं, ये सब नॉट एक्सेप्टेबल, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैं आती नहीं है ऐसे समाज से और सबसे। अब उसने मेरी बहन की शिकायत यूजीसी कमीशन में जाकर करी कि भाई ऐसे ऐसे एक फला फला नामक लड़की ने मेरे को ऐसे ऐसे बोला, वो स्वर्ण जाति से आती है, मेरी बहन के ऊपर जांच बैठी, उसको हैरेसमेंट किया, उसको जातिवाद के नाम पर परेशान किया, प्रताड़ित किया। या तो वो अब स्कूल कॉलेज छोड़ दे देना, या तो वो उसका सजा भुगते। तो ये गलत है। बच्चों में यूजीसी के नाम पर वैमनस्य पैदा करना देश में बहुत बड़ी गंभीर स्थिति को पैदा कर देगा। अब देखिए ना, एससी एसटी के नाम पर, यूजीसी के नाम पर बहुत सारे हमारे स्वर्ण समाज के लोग हैं जो जेल जाते हैं, बहुत सारे स्वर्ण समाज के बच्चे हैं जो अभी, मेरी बहन अगर मान लीजिए तैयारी कर रही है, कॉलेज जाती है, वो तैयारी भी कर रही है, साथ में एक लड़के ने शिकायत करी, एक लड़की ने शिकायत करी, मेरी बहन के खिलाफ एफआईआर, मेरी बहन के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई। बच्चा जब कॉलेज पढ़ने जाएगा ना, तो साहब पूछा करेगा
आप अनुसूचित जाति से तो नहीं है, अगर है तो मैं नहीं बैठता हूँ, मैं उधर वाले बराबर पे बैठता हूँ। इसलिए नहीं कि वो जाति है, वो एससी समाज से आता है, इसलिए नहीं, उसके अंदर भावना रहेगी। अगर मेरा फ्यूचर है, अगर इसने मेरे ऊपर गलत एलिगेशन लगाया तो मेरा जीवन बर्बाद कर सकता है कि यूजीसी, तो यूजीसी गलत है, नॉट एक्सेप्ट। तो वहाँ क्या जो जांच करे वो भी उसी वर्ग का होगा? ऑब्वियसली, क्या आप उसमें अगर यूजीसी में अगर जांच के आधार पर लेंगे तो क्या आप स्वर्ण है कौन है, कायस्थ कौन है, बनिया कौन है, ठाकुर कौन है, जाटव समाज से कौन है, ऐसे थोड़ी ना लेंगे। अब मान लीजिए कि उसके बाद में पुलिस प्रशासन के पास उसकी कार्रवाई गई, पुलिस प्रशासन में जरूरी है कि ब्राह्मण के पास ही जाए या कायस्थ के पास, बनिया के पास, ठाकुर के पास, हो सकता है वो भी अनुसूचित जाति का हो, जाति की जाति प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, जाति जब मेरी बहन फंसेगी तो फिर दंडात्मक कार्रवाई होगी उसके ऊपर, तो ये गलत है। बीज नहीं बोना चाहिए, ये वैमनस्य पैदा करेगा युवाओं के बीच में। क्या यूजीसी बिल से छात्रों को फायदा हुआ है या नुकसान? नुकसान, ऑब्वियसली नुकसान होगा छात्रों को। जातिगत बीज जब उनके अंदर डाल दिया जाएगा और वो बड़े होकर जब जातिगत टिप्पणियां करेंगे तो जाहिर सी बात है कि देश में बहुत ज्यादा वैमनस्यता फैलेगी, हिंसा फैलेगी, गलत है। अच्छा अरुण जी, आपके अनुसार क्या जातवाद खत्म हो जाना चाहिए? ऑब्वियसली, हो भी गया है, कहाँ बताइए मुझे। आप किस जाति से हैं मैं नहीं जानता हूँ, मैं किस जाति से हूँ मैंने आपको बताया। मेरे साथ में घूमने वाले, मेरे साथ में अनुसूचित जाति के युवा साथ घूमता है, मैं एक बोतल से पानी पीते हैं, मेरे यहाँ वाल्मीकि समाज का व्यक्ति आता है, मेरे यहाँ चाय पीता है। कोई जातिवाद नहीं है देश में, सब राजनीतिक टॉपिक, सिर्फ एम बाई फैक्टर्स और राजनीति में वैमनस्य फैलाने हेतु जातिगत टुकड़ियों में कैसे इनको बांटा जाए तब देश पर राज किया जाए, तो ये गलत है। ऐसा नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को आपने सुना भी होगा कि वो कहते हैं कि ब्राह्मण हर चीज पर आरक्षण किया है और शिक्षा पर आरक्षण रहा है, राज्य पर आरक्षण रहा है, जमीन तो हर जगह कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। जबकि अगर आपकी सोच या मैं सोच और ये सब भैया के बैठे हैं उनकी, तो कहीं ना कहीं हमारे मित्रगण भी हैं, दलित हैं, ओबीसी हैं, एसटी सब हैं, जबकि हमारे कोई ऐसे की भावना नहीं है कि ये किसी और समाज से आ रहा है। बट ये लोग वो कहीं ना कहीं वो सोचते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। ब्राह्मण बल बुद्धि विद्या तपस्वी राजा है। ब्राह्मण अगर बल की बात करता हो तो परशुराम बन जाता है, अगर बुद्धि की बात करता हो तो चाणक्य बन जाता है, अगर विद्या की बात करता हो तो तमाम ऐसे शिक्षक बन जाता है। तो अपने अनुसूचित जाति के लोगों का नेतृत्व करता है, वो हमारे अपने लोग हैं, वो हिंदू हमारे अपने लोग हैं। ऐसा नहीं, जातिवाद फैलाना, मैं बता तो रहा हूं आपको, जातिवाद सिर्फ राजनीति के ही कारण ये बनाया जाता है। राजनीति कैसे करी जाएगी? अहम जाति, आप यूजीसी खत्म करिए, जहां भी जातिवाद है हम उसके खिलाफ खड़े होंगे, हम उसका विरोध करेंगे। अगर जहां भी कहीं 19 होगा हम एससी समाज के व्यक्ति के साथ खड़े होंगे, हम 16 समाज के व्यक्ति का विरोध करेंगे। आप यूजीसी खत्म करिए, आप आरक्षण खत्म करिए, हम तैयार हैं। आपको हर जगह मतलब कोई ना कोई देखने को मिल जाएगा, बोलते हुए मिल जाएगा कि भारत का संविधान किसने लिखा। 299 लोगों ने लोग लिखा। तो कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने लिखा था। मुझे एक बात बताइए आप, इंडिया टीम का मैच होता है, 11 प्लेयर्स होते हैं, रोहित जी कप्तान हैं, तो क्या रोहित जी कप्तान जी को ही सिर्फ सिंगल श्रेय मिलता है? श्रेय मिलता है पूरी 11 टीम को, श्रेय मिलता है पूरे भारत को, श्रेय मिलता है पूरे भारत के नेतृत्व को। विदेशों में वाहवाही होती है तो पूरे भारत की होती है, ना कि रोहित शर्मा जी की होती है। तो फिर ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि आपका जो विषय है, जो आपकी जो बात है, आप मुझे भी एक बात बताइए, आप ये सवाल लाते कहां से हैं? मैं आपसे ये समाज से हम देखते हैं कि क्या समाज में चल रहा है, लोग बोल क्या रहे हैं। नहीं, लोगों का देखिए, राजनीति में अपनी अपनी परिभाषा है, जैसे जो उसको करना चाहे, जैसे बोलना चाहे, जो वो राजनीति में अपना अपना मैन्युफैक्चर है, वो कैसे क्या उसको डिमोट करना है, कैसे क्या उसको रिप्रेजेंट करना है, वो अपना अपना से। तो आपका कहने का मतलब है कि जो संविधान लिखा था एक व्यक्ति नहीं लिख सकता, और आई थिंक 2 वर्ष 18 माह 11 दिन लगे थे। क्या एक व्यक्ति 3 साल तक लिखता रहेगा? पंडित राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे फिर इसमें? बहुत सारे ब्राह्मण थे, बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग थे, 299 लोग, 299 लोगों ने आरक्षण लिखा, 299 लोगों ने संविधान लिखा, है ना? तो सिंगल पर्सन को एक श्रेय दे देना ये गलत है। योगेंद्र उपाध्याय जी के बयान पर आपकी क्या राय है? योगेंद्र उपाध्याय जी ने देशद्रोही क्या सही कहा, गलत क्या कहा? जो युवा, वो जो छात्रों का आंदोलन था, वो आंदोलन नहीं था, उसमें अभिजीत दिपके नामक व्यक्ति जो विदेश में पढ़ा हो, उसने कभी भारत के संविधान के भरोसे पर भारत में ना रहा हो, उसने कभी भारत की शिक्षा ग्रहण ना करी हो, वो एक विदेश में पटकथा लिखते हैं। उस पटकथा को अरविंद केजरीवाल, चंद्रशेखर रावण और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इनके सामने रिप्रेजेंट करते हैं कि आप बताइए इसको कैसे। उन्होंने कहा देश के युवाओं को बरगलाओ, देश के युवाओं को बरगलाया, 100 में से 10% छात्रों को बरगलाया, अपने पास बुलाया। वहां क्या किया इन लोगों ने? भारत माता तेरे टुकड़े होंगे,
देश में एक ही नाम रहेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को गाली देके संबोधित किया, देश की सेनाओं को गाली देके संबोधित किया। एक छात्र कभी ऐसा नहीं कर सकता। छात्र बहुत सरल होता है, छात्र में बहुत शालीनता होती है। छात्र कभी भी एक पुलिस के अधिकारी से नहीं टकराएगा, छात्र कभी भी गाली देके संबोधित नहीं करेगा। कारण यह है कि छात्र को पता है कहीं ना कहीं ये मेरे भविष्य के खिलाफ हो जाएगा। छात्र एक एफआईआर लिखने से डरता है, छात्र के नाम पर एक तहरीर चली जाए उससे डरता है छात्र, छात्र के एक नाम पर एक धारा लग जाए उससे डरता है छात्र। तो छात्र कभी ये कर ही नहीं सकता। ये देशद्रोही लोग थे, ये नहीं थे। हम सामने बोलते हैं ये देशद्रोही लोग थे। आप मुझे परिभाषित करिए कि ये कैसे छात्र थे जो संसद भवन उखाड़ देने की बात कर रहे हैं, देश में ब्राह्मणवाद से आजादी। जो छात्र 100 में से 80% ब्राह्मणों से पढ़ के जज बनता हो, कलेक्टर बनता हो, साहब डॉक्टर बनता हो, उसी ब्राह्मण से आजादी तुमको चाहिए। वहां नीट के पेपर में कब से जाति सूचक ये आने लगा कि ब्राह्मण रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए भारत में? कब से आने लगा कि संसद भवन कैसे उखाड़ेंगे? कब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को गाली देने का आने लगा? ये सब गलत है। ये सब एक प्री प्लान था, बनाया उन लोगों ने, दंगा फंसाने की बहुत बड़ी साजिश थी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी का स्वागत है कि उन्होंने अपना इस्तीफा देगा। देश में बहुत बुरी स्थिति पैदा हो जाती, देश में आंतरिक बहुत गंदी स्थिति पैदा होती, हिंसा पैदा होती। सही किया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वरना साहब जेल जाने के बाद भी लोग कुर्सी नहीं छोड़ते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में देख लीजिए मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद बाहुबली को कहाँ छोड़ते हैं? जेल में बैठ के अंदर वो चुनाव जीतते हैं वो लोग। सोच साफ थी, नियत साफ थी, इस्तीफा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। छात्रों के हित में, भारत के बच्चों के हित में दे दी। झारखंड में बहुत बड़ा मुद्दा उठ रहा है छात्रों को लेकर, क्या वो सही है? हाँ बिल्कुल सही है। वही छात्र है, छात्र उन्हीं को बोला जाता है। ना कोई तोड़फोड़, ना कोई हिंसा, ना भारत माता को गाली दी, ना देश के टुकड़े करने की बात कही, ना संसद भवन उखाड़ने की बात करी। वहां क्यों नहीं जाते राहुल गांधी? वो भी छात्र हैं देश के। वहां क्यों नहीं जाते अरविंद केजरीवाल? वो भी छात्र हैं। वहां क्यों नहीं कोई यूट्यूबर्स जाता है? वहां क्यों नहीं एस्थेटिक लोग जाते हैं? वहां नहीं जाएंगे क्योंकि वो छात्र हित में आंदोलन है। JSSC कितनी बार परीक्षा लिख रही, हेमंत सोरेन जी 3 बार से वहां राज्य कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जी क्यों नहीं सोचते आए? 98% बोल रहे हैं कि 98% हमने जनता के अपने छात्रों की बात मान ली, एक भी नहीं मानी। इतनी खामियां हैं झारखंड। आप भी आज भी अगर ओपन यूनिवर्सिटी से अगर पूरे भारत का बच्चा अगर कहीं से मार्कशीट लेना जानता 10,000 रुपए में, तो वो झारखंड चला जाए, उसको 10,000 रुपए में ओपन मार्कशीट मिल जाएगी 10th-12th क्लास की। तो भ्रष्टाचार है, उसी के खिलाफ आंदोलन है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बच्चों को वाटर कैनन से मारा जा रहा है, उनको है गिरा के मारा जा रहा है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उनको घर में बंद किया जा रहा है। उन लोगों को, वो बेचारे बच्चे बारिश में धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से दे रहे हैं। जो भारत माता को गाली देते हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, अगर देश में उन लोगों की बात अगर मान ली जाती है तो देश में शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने वाले छात्रों की बात क्यों नहीं मान सकती सरकार? माने ना उनकी बात में। और उनका गलत क्या, ना वो किसी का इस्तीफा मांग रहे हैं, ना वो किसी की सरकार हटाने की बात कर रहे हैं। वो शांतिपूर्ण तरीके से यही तो चाहते हैं कि जो खामियां हैं JSSC में वो सही हो। गलत क्या, उनकी कोई गलती नहीं। वो वहां नहीं जाएगा, राहुल गांधी नहीं जाएंगे। क्यों? फंडिंग नहीं है वहां फंडिंग जिस दिन आएगी वहां सारा ये दौड़ेगा आदमी, क्योंकि वो लेफ्ट वालों का नहीं है, राइट वालों का। वो सही बात करने वालों का धरना प्रदर्शन है, गलत बात करने वालों का नहीं। अच्छा, आपको ही लगता है कि देश में अचानक ही करीबन 1 महीने से ये सारी चीजें ऐसे मुद्दे खड़े के आगे की जाने क्या हो रहा है? बरसाती मेढक है साहब, चुनाव पास में आगे आ जाएंगे। हाँ। आ जाएंगे। इनको फंडिंग दे के कराया जाएगा, तैयार किया जाएगा। देश के युवाओं को बरगलाओ। अब तो सपने देखने लगे हैं बहुत सारे लोग कि देश के युवाओं को बरगला देंगे तो हम तख्ता पलट कर देंगे, सरकार बदल देंगे। बांग्लादेश देख लिया उन्होंने, नेपाल देख लिया उन्होंने, श्रीलंका उन्होंने देख लिया कि वहां तख्ता पलट हो गया। तो यही योजना है भारत में, तख्ता पलट कैसे कराना है, भारत में हिंसा कैसे करानी है, उपद्रव कैसे मचवाना है। होगा नहीं। देश का युवा बहुत समझदार है, देश का युवा सब जानता है। तो वो इन लोगों की बातों में आकर बरगलाएगा नहीं। वो सब जानता है कि मेरे हित में कौन सी सरकार, कौन व्यक्ति कार्य करना जानता है, करता है। बीजेपी सरकार अच्छी है या फिर अच्छी चुनाव की मशीन? अच्छी है सरकार। सरकार में क्या गलती बताइए? कोई मुद्दा ही नहीं है। उत्तर प्रदेश की आज हम बात कर लेते हैं, कोई मुद्दा नहीं है। बहन पढ़ने जा रही है निर्भय से, छोटी बहन का एडमिशन नहीं हो रहा, RTE से एडमिशन हो रहा है, फ्री पढ़ रही है 1 से लेकर कक्षा 8 तक। मेरे यहाँ आगरा में मेट्रो आ गई, मेरे यहाँ कानपुर में मेट्रो आ गई, मेरे यहाँ लखनऊ में मेट्रो आ गई। अब कोई मुद्दा ही नहीं। एक्सप्रेस वे पे गाड़ी दौड़ रही है, 14 लाइन के हाईवे बन रहे हैं हमारे यहाँ। 3 घंटे में आप दूरियां 12 किलोमीटर 12 घंटे वाली दूरियां आप 6 घंटे में दूरी तय कर दे रहे हैं। कोई उत्तर प्रदेश में मुद्दा नहीं, कोई भारत में मुद्दा नहीं। सिर्फ बर्ग लाने वाली मशीन तैयार हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी BJP सरकार बनाएगी, अगर अच्छी नीतियों पर काम करेगी तो ऑब्वियसली सरकार बनाएगी। वो देश की 140 करोड़ जनता डिसाइड करेगी। क्या समाजवादी पार्टी अच्छी थी या फिर बीजेपी ने खराब कर दी? समाजवादी पार्टी थी कब अच्छी?
एक कार्य बता दीजिए जो अच्छा किया हो। M/Y फैक्टर, मुस्लिम यादव फैक्टर पे काम किया, अपने लोगों को फायदा देने के लिए कार्य किया, अपना बेनिफिट पहुंचाने के लिए फायदा किया। सारे समाज की बात क्यों नहीं करते हैं? सब समाज की बात करें, बोला तो मैंने। आप जाइए ना झारखंड में, आवाज उठाइए जाके। आप उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कीजिए, झारखंड सरकार के खिलाफ नहीं करेंगे। M/Y फैक्टर, मुस्लिम फैक्टर, यादव फैक्टर पे आप राजनीति देश के अंदर नहीं कर पाएंगे। ये गलत। समाजवादी पार्टी की सरकार यही कारणों से बिछड़ी और सरकार नहीं आएगी, यही कारण है। क्या बीजेपी हिंदुत्ववादी करके नहीं थे चुनाव जीत लेती है? अगर कोई सरकार अगर हिंदूवादी नीति पर काम करती है तो उसमें बुरा क्या है? पिछली सरकार अगर मुस्लिम फैक्टर पे काम करती थी, अगर ये सरकार हिंदुत्ववादी पे काम करती तो बुरा क्या है? राम मंदिर बना कर दिया। हमारे 500 वर्षों से हमारी कितनी पीढ़ियां सुनती आ रही कि राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा। करके दिखाया, भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। ऑब्वियसली क्यों बात नहीं करेगी? हिंदुत्व की बात करनी चाहिए ना। अगर हिंदुस्तान है तो हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदुत्व की बात करती है तो करने दीजिए, अच्छी बात है। क्या समाजवादी पार्टी बिना जातवाद करके चुनाव जीत सकती है? कभी नहीं जीत सकती। समाजवादी पार्टी का प्रत्येक नेता जातिवाद का कीड़ा है उसके अंदर, कभी नहीं कर सकता। यादव समाज को कैसे बढ़ाना है, मुस्लिम समाज को कैसे बढ़ाना है, कभी आप विचार करो ना ब्राह्मणों का, कभी आप विचार करो ना कायस्थ का, कभी आप विचार करो ना बनियाओं का, कभी आप विचार करो जाट का, कभी आप विचार करो ठाकुर का, भगेल समाज का विचार करो, आप नहीं करेंगे। ऐसे कश्यप समाज का विचार करो, आप नहीं करेंगे। धोबी समाज का विचार करो, आप नहीं करेंगे। सामाजिक तुष्टिकरण वाली नीति अगर कोई किसी को अगर सीख नहीं हो तो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ले, वो अच्छे से उसके अंदर कीड़ा घुसा दिया जाएगा, वो राजनीति बहुत अच्छे से करेगा अगर करेगा जातिवाद की। जो भारत के नेता हैं वो जब याद करते हैं युवाओं को जब उनको चुनाव नजदीक आता है, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। हाँ, अभी चुनाव पास में है हाँ, तो दिल्ली में युवाओं को कैसे ले जाया जाए, कैसे बरगलाया जाए, कैसे देश में हिंसा कराई जाए, कैसे देश में उपद्रव किया जाए, अगर ये कोई जानता है तो विपक्ष बहुत अच्छे से जानता है। राहुल गांधी जी अगर जानते तो ये बहुत अच्छे से जानते हैं। राहुल गांधी जी वहीं पहुंचते हैं जहां भारत माता के टुकड़े करने की बात होती है, जहां देश तोड़ने की बात होती है, जहां सेना को गाली दी जाती है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय मां को गाली दी जाती है, वहां पहुंचते हैं ऐसे लोग। क्या 2027 को चुनाव विकास पर होगा या फिर जातिवादी पर? विकास पर, विकास पर। कभी जातिवाद पर चुनाव हुआ ही नहीं भारतीय जनता पार्टी का, विकास पर चुनाव होगा। रोड है साहब, एयरपोर्ट है साहब, मेट्रो है साहब, साफ सफाई है, बहन पढ़ने जाती है हमारी, बच्चियां पढ़ने जाती हैं हमारी। विकास पर चुनाव होगा, सिंगल शॉट चुनाव होगा, विकास पर चुनाव होगा, कोई सामने टक्कर नहीं। तो आपको लगता है कि 2027 में बीजेपी सरकार आएगी? पुनः कोई एनी डाउट? नो डाउट, कोई डाउट नहीं है इसमें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, बहुत बहुमत से सरकार बनेगी। एक्चुअल में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी नीतियों के कारण नहीं बनेगी, योगी आदित्यनाथ की नीतियों के कारण बनेगी। आज देश में अगर आज उत्तर प्रदेश की अगर बात करी जाए तो कोई अगर मवाली गुंडा चोर अगर मेरी बहन बेटी को आंख उठाकर देखता है तो उसके बाहर योगी आदित्यनाथ जी की जेसीबी खड़ी होती है, उसको पैर में गोली मार के लंगड़ा कर दिया जाता है। तो देश में कितना अच्छा उदाहरण उत्तर प्रदेश में पैदा किया। अन्य प्रदेश भी योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ करते हैं कि अगर कानून हो तो उत्तर प्रदेश में ऐसा हो, तो कानून पर बनेगा, विकास पर बनेगा, सरकार बनेगी कानून पर, विकास पर, और देश की जनता तय करेगी। 25 करोड़ उत्तर प्रदेश के निवासी तय करेंगे इसको, जानते हैं, भली बात ही जानते हैं कौन अच्छा कौन हमारे हित में काम करता है, कौन हमारे हित में काम करता है। मेरी बहन निकल नहीं पाती थी, दूसरों की बहन निकल नहीं पाती थी रात को 8 बजे, कब कौन गुंडा मवाली छिड़कर निकल जाए कोई पता नहीं। आज घबराता है, उत्तर प्रदेश के हर कोने के नुक्कड़ पर आज पुलिस खड़ी मिल जाती है। तो ये उत्तर प्रदेश विकास के चुनाव पर, कानून के चुनाव पर चुनाव लड़ेगा और जीतेगी। क्या 2027 में राम मंदिर का जो चला आ रहा था कि राम मंदिर बनाया, वो आगे भी रहेगा क्या? अगर कोई काम करता है तो उसका गाना बनाने में क्या दिक्कत है? मैंने अगर कोई गाना बनाया तो मैं ही बताऊंगा कि मैंने ही लिखा है, मैं ही बताऊंगा कि मैंने ही गाया है। अगर राम मंदिर भाजपा सरकार ने बनाया तो उसमें दिक्कत क्या है? गाएगी, भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनाया, और बनाया तो बोलेंगे ना। और वो क्या बोलेंगे? देश की 125 करोड़ जनता बताए कि किसने राम मंदिर बनाया, किसी के बताने और पूछने से नहीं। हम तो वहां चोरी भी तो हुई थी अभी। चोरी होना, देखिए वही बात है कि अब कहीं चोरी हो गया, चोरी हुआ, जिन लोगों ने चोरी किया दंडात्मक कार्रवाई हुई, उनके खिलाफ कार्रवाई चल भी रही है। बाकी राजनीति में इस विषय से कोई भी तख्ता पलट या फिर कोई भी गुंजाइश नहीं है अन्य सरकार बनने की। वो आंतरिक मामला है, हम लोग देख लेंगे। और जब क्वेश्चन कौन लोग उठाते हैं? जिन लोगों ने कभी 1 रुपया चंदा नहीं दिया, जिन लोगों ने राम मंदिर के नाम पर गोलियां चलवाई हमारे कार सेवकों पर, वो लोग राम मंदिर के नाम पर आज प्रश्न उठाते हैं। वो लोग कभी दर्शन करने नहीं गए। बेमनस से देखिए आप अंदर, इसलिए दर्शन नहीं करने गए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रदेश में राम मंदिर है, अयोध्या में, और भारत की सरकार ने राम मंदिर में
बहुत बड़ी भूमिका निभाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार के करोड़ों लाखों कार्यसेवकों ने अपनी वहां भूमिका निभाई, इसलिए अखिलेश यादव जी नहीं जा रहे हैं। क्वेश्चन प्रत्येक विपक्ष उठा रहा है इसके लिए। आप जाइए, कभी देखकर आइए, राम मंदिर जाइए, उनको श्रेय दीजिए, योगी आदित्यनाथ जी को श्रेय दीजिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परिवार को श्रेय दीजिए, तमाम संगठनों के ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने कार सेवा के दौरान गोली खाई, श्रेय दीजिए उन लोगों को। तो आपने 2 रुपए की रसीद नहीं कटाई, तो आप जब लोकतंत्र में वोट ही नहीं देते, लोकतंत्र की बात करने के हकदार ही नहीं हो, जब आपने राम मंदिर में 1 रुपए का चढ़ावा नहीं दिया, तो आप हकदार नहीं हो बात करेगा क्या? क्या अगर आरक्षण का जो मुद्दा है बीजेपी अगर उसको हटाती है तो नुकसान हो सकता है बीजेपी को? आरक्षण हटाना ही क्यों है? नहीं, आरक्षण नहीं हटाना है। आरक्षण रिफॉर्म की आवश्यकता है, आरक्षण में बदलाव की आवश्यकता है। आरक्षण उन लोगों को मिले जिन लोगों को वास्तव में जरूरत है आरक्षण की। आरक्षण निचले लोगों को, उन लोगों को मिले जिनको आज भी जो लोग कूड़ा उठाते हैं हमारे समाज के। आरक्षण उन लोगों को मिले जिनके यहाँ से आज भी बहन बेटियां पढ़ने नहीं जा पा रही हैं, आज भी युवा पढ़ने नहीं जा रहे हैं। आरक्षण उन लोगों को मिले जहां युवा आज भी खेल के लिए नहीं निकल पाते हैं। आरक्षण उन लोगों को मिले जहां आज भी युवा सिपाही और कांस्टेबल और आर्मी में भर्ती नहीं हो पाता। आरक्षण में बदलाव की आवश्यकता, आरक्षण हटाने की आवश्यकता नहीं है। क्या सीजेपी का प्रभाव 2027 में रहेगा? नहीं, कोई प्रभाव नहीं रहेगा। इससे इन लोगों से कोई नहीं, चुनावी मेढक हैं, ये आते हैं, शांत होकर चले जाते हैं, दोबारा ये विदेश दोबारा चले जाएंगे, उस दिन दोबारा कहानी बंद हो जाएगी। इन लोगों के, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है देश के युवाओं को बरगलाने के अलावा। विदेश से फंडिंग हुई, लोकल विपक्ष ने फंडिंग करी, फंडिंग के आधार पर 25-30 दिन चला, एक इस्तीफा स्वीकार कर लिया, घर बैठ गए चुपचाप। हो सकता है तो किसी दिन फ्लाइट करके सीधे निकल भी जाएंगे विदेश। अगर आज वोट हो जाए तो मैं आपसे पूछूं, क्या बीजेपी को वोट दोगे या फिर समाजवादी पार्टी को? किसी को नहीं। क्यों? जितनी बीजेपी में अच्छाई है उतनी बुराई है। बीजेपी ने स्वर्णों के लिए कुछ नहीं किया। आज भी स्वर्ण का बच्चा अगर वो चोटी लगा के निकल जाता है, हाथ में कलावा पहन के, मुंह पे सिंदूर लगा कर निकल जाता है अपने माथे पर, आज भी अगर वो धोती पहन के निकल जाता है तो आज भी उसको गलत तरीके से देखा जाता है। आज भी उसके लिए फायदा नहीं है। आज आप बताइए ना मुझे कि भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट दिया जाए या फिर क्यों नोटा दिया जाए? मैं नोटा ही दूंगा और दिलवाऊंगा नोटा। नोटा हमारे लोग को देना चाहिए। कुछ नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने स्वर्णों के लिए, देश हित में किया, राजी हैं हम इस पर, एग्री करते हैं, परंतु उन्होंने स्वर्णों के लिए कुछ नहीं किया। फिलहाल के लिए नोटा है। अच्छा, अभी क्या कहते हैं, आप कह रहे हैं कि जैसे किसी जनरल कैटेगरी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, तो अभी जैसे मंदिरों हम देखते हैं कि उन्होंने अपने सेवादार लगा दिए, कि वो सही हुआ? या जो क्या कहते हैं, जो सेवादार पहले से जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, सेवा कर रही है, क्योंकि उनकी खेती बाड़ी है नहीं, क्योंकि वो वहीं से जो दाना पीने खा रहे हैं वहीं से, क्या वो सही किया है गलत किया? कितनी मेंटलिटी खराब है भाई भारत की जनता की, मैं बताता हूँ। अगर कोई जानता है अमरूद रहेगा, सेब रहेगा, अगर कोई भली बात हिंदुत्व की विचारधारा को जानता है, अगर हमारे कर्म कांडों को जानता है, अगर हमारे सभ्यता संस्कृति को जानता है, तो वही लायक है मंदिर में बैठने के लिए। दूसरा विषय, आप मुझे बताइए, अगर आप अनुसूचित जाति से आते हैं, आप कल तिलक लगाकर मंदिर में बैठ जाइए, आप धोती पहनकर बैठ जाइए, आप जनेऊ धारण करके बैठ जाइए, आपको पंडित जी कह के पुकारा जाएगा, ना कि अनुसूचित जाति के टैग से। तो पंडित मंदिर में बैठने वाले की कोई जाति नहीं होती है, और जिसको ज्ञान है, जिसको सभ्यता संस्कृति का ज्ञान है, वो बैठे, क्यों नहीं बैठेगा मंदिर में। पीढ़ी दर पीढ़ी अगर चला जा रहा है तो बल बुद्धि विवेक से चला जा रहा है। बुद्धि है, विवेक है, बल है, इसलिए बैठ रहे हैं, तो इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। अगर आप बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, एसपी को भी वोट नहीं देते हैं, तो आप किसको वोट देंगे? नोटा है ना हमारा संविधान अधिकार, नोटा को देंगे। किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आने वाले। जो हमारे स्वर्ण हित की बात करेगा हम उसको वोट देंगे। जो हमारे स्वर्ण हित की बात करेगा, जो यूजीसी रोल बैक करेगा, हम उसकी बात करेंगे। जो आरक्षण को सही तरीके से, संवैधानिक तरीके से देगा, हम उसकी बात करेंगे, उसको वोट देंगे। देश का युवा बहुत समझदार है, बरगलाने वाला नहीं है, राजनीति में आने वाला नहीं है। देश का युवा ही अब नेतृत्व करेगा देश का, तो इसीलिए देश का युवा समझदार है, समझ गया है, बात उन्हीं पे करेगा जो मुद्दे हैं। क्या 2027 में बीजेपी की हैट्रिक रही होगी? हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली होगी, नो डाउट। हैट्रिक रहेगी बीजेपी की हैट्रिक उसके विकास पर रहेगी, हिंदुत्व को बढ़ावा दिया उस पर रहेगी। बहन बेटियां आज भी निर्भय से पढ़ने जा रही हैं, उससे होगी। आरटीई से एडमिशन हो रहा है, उससे होगी। राशन मिल रहा है, उससे होगी। ऑब्वियसली भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक होगी। क्या अखिलेश यादव जी 2027 में योगी आदित्यनाथ जी को मुकाबला दे पाएंगे? नहीं, है ही नहीं मुकाबले में साहब। अगर समाजवादी पार्टी के सरकार के कार्यकर्ता से आप साइड में ले जाकर पूछिए कि योगी आदित्यनाथ जी पसंद है या नहीं, तो वो चुपचाप से कह देगा भैया पसंद है मुझे। मजबूरी है अखिलेश यादव जी को वोट देना। क्यों? या मैं मुस्लिम हूँ या मैं यादव, इसलिए वोट देता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी की रीति और नीति को वो भी पसंद करता है। तो योगी आदित्यनाथ जी की नीति और रीति में दो विषय है ही नहीं, दो राय है नहीं। सर्व समाज उनको सपोर्ट करता है, सर्व समाज उनको सपोर्ट करता है, मुस्लिम समाज भी उनको वोट देता है।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, इसलिए योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है। देखिएगा दोबारा हैट्रिक होगी, तीसरी बार पुनः सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की। और जैसे आपने कहा कि समाजवादी पार्टी 2027 में आएगी, या जातिवाद से ले आएगी या किसी और से आएगी, तो मैं आपसे पूछता हूं कि रूपाली दीक्षित जी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? कहना यह है कि अभी उन्होंने धरातल स्तर पर कार्रवाई नहीं किया, कभी सोशल मीडिया पर चमकती रहती है हमेशा। ज्ञापन देंगी तो सोशल मीडिया के थ्रू देंगी, अगर समस्या गिनाएंगी तो सोशल मीडिया के थ्रू गिनाएंगे, अगर किसान की समस्या उठाएंगी तो सोशल मीडिया के थ्रू उठाएंगी। धरातल स्तर पर कुछ कभी किया ही नहीं। और उस पार्टी से आती हैं जिस पार्टी में गुंडा होता है, उस पार्टी से आती हैं खाली प्लॉट किसका, हमारा। उस पार्टी से आती हैं कि बलात्कारी, आपके पास स्कॉर्पियो है या नहीं, फॉर्चूनर है या नहीं, तो आप समाजवादी पार्टी में ही नहीं आ सकते हैं। आपने बलात्कार किया है या नहीं, आप समाजवादी पार्टी में नहीं आ सकता। उस पार्टी से आते हैं। अगर वो कहीं और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करें, फिर अगर अपना नजरिया क्षेत्र में बदलें और धरातल स्तर पर अगर उतरें, तो कहीं जनता सोच सकती है और क्या। क्यों बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है? बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत देश में हिंदुत्व की बात करना, युवाओं के हित में कार्य करना, देश हित में कार्य करना, अच्छे लोगों को बढ़ावा देना, युवाओं को बढ़ावा देना, राजनीतिक स्तर बढ़ाना। इसलिए समाजवादी पार्टी की क्या सबसे बड़ी ताकत है? MY फैक्टर, मुस्लिम यादव फैक्टर सबसे बड़ी ताकत, और उन्हीं के ही बीच में वो घूमते रहते हैं। उसके अलावा उन लोगों को ना ब्राह्मण दिखता है, ना बनिया दिखता है, ना कायस्थ दिखता है। अन्य समुदाय, अन्य जाति उनको दिखते ही नहीं। सिर्फ मुस्लिम, सिर्फ यादव, यही दो कारण है उनके, और यही हार का कारण है उनके। वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे इससे। अगर वो कभी अपनी सोच बदले तो डेफिनेटली वो विस्तार कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में। विस्तार ना होने का कारण सिर्फ MY फैक्टर है। बीजेपी को हराना समाजवादी पार्टी को कितना बड़ा मुश्किल चैलेंज है? चैलेंज ही नहीं है, चैलेंज ही नहीं है। मैं बोला तो, 2 विषय पर राजनीति करने वाले कभी 100 विषय से कैसे टकरा सकते हैं? नहीं टकरा सकते हैं, कर ही नहीं सकते हैं, कोई कंपटीशन ही नहीं है। योगी सरकार को एक और मौका मिलना चाहिए 2027 में। ब्राह्मणों के हित में जिस तरीके से नाराज है उत्तर प्रदेश का, उस तरीके से अगर सोचा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ जी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर अन्य स्तर पर देखा जाए, कानून के स्तर पर देखा जाए, विकास के स्तर पर देखा जाए, योजनाओं के स्तर पर देखा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी की कार्यप्रणाली अच्छी है, सरकार बना सकते। क्या अखिलेश यादव जी तैयार हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए? ना, बिल्कुल नहीं। तुष्टिकरण की राजनीति, संप्रदाय की राजनीति, सामाजिक राजनीति ये करने वाले, जातिगत राजनीति करने वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल तैयार नहीं, उनको थोड़ा और पढ़ना लिखना चाहिए। मैंने बहुत सारे उनके बयान भी देखे हैं, जैसे कोई ब्राह्मणों पर टिप्पणी करना, आचार्यों पर टिप्पणी करना, ये उनको शोभा देती है, और फिर वो सोचते हैं कि हम किसी पद पर बैठ जाएं। हिंदुत्व विरोधी लोग, यही कारण है कि आज इसलिए पीछे हैं अखिलेश यादव जी। हिंदुत्व के हमारे साधु संतों को गाली दिलवाना, युवाओं से वहां पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को गाली दिलवाना, हमारे साधु संतों की अवहेलना करना, उनका मजाक बनाना समाजवादी पार्टी की नीति और रीति है। बीजेपी का काम मजबूत है या उसकी रणनीति? दोनों। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस दिन चुनाव संपन्न होता है, जिस दिन उसकी जीत हो जाती है, उसी दिन अगले चुनाव के लिए तैयारी में लग जाता है। ये उसकी रणनीति है। नीति यह है कि जनता को कहीं भी अगर उनको लगता है कि विकास कार्य में ये कारण है, महत्वपूर्ण है, ये करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी सुस्ती नहीं करती है। समाजवादी पार्टी ने पिछले कई वर्षों में जब मुख्यमंत्री रही, CM के पद पर बैठे वो लोग, तो उनकी क्या ऐसी बात रही जो आज भी हमें याद है? सिर्फ 2 लोगों का विकास करना, मुसलमानों का विकास करना, यादव समाज का विकास करना। यही कारण है कि वो पुनः सरकार नहीं बना पाए, यही कारण है कि वो आगे नहीं बढ़ पाए। योगी सरकार का आप सबसे बड़ा काम क्या मानते हैं? राम मंदिर। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर बना और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी तो मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज की भूमिका थी। अखिलेश सरकार की सबसे बड़ी गलती क्या थी? बताया, MY फैक्टर। बोलो सबसे बड़ी गलती, एक धर्म को लेकर चलना, एक जाति विशेष को साथ में लेकर चलना सबसे बड़ी गलती है उनकी। सर्व समाज की बात करें, सर्व धर्म की बात करें। क्या बीजेपी विकास के नाम पर वोट मांगती है? ऑब्वियसली विकास किया है इसलिए वोट मांगती है। आज भी एक्सप्रेस वे के नाम पर वोट मांगती है, आज भी मेट्रो के नाम पर वोट मांगती है, आज भी सफाई व्यवस्था के नाम पर वोट मांगती है, आज भी गरीब निचले दबे हुए लोगों के उत्थान के लिए वोट मांगती है। क्या PDA की राजनीति SB को फायदा देगी? कहीं ना कहीं देगी। PDA की राजनीति में ये एक जादूगरों का समूह है। इसमें तरह तरीके के लोग हैं और जितने भी लोग हैं वो लोग एक फायदा देंगे, वो देंगे नुकसान सबसे बड़ा। नुकसान इतना फायदा देंगे कि अखिलेश यादव जी के अगर 111 विधायक हैं, शून्य करके जाएंगे, शून्य छोड़ देंगे। देश विरोधी, हिंदुत्व विरोधी, युवा विरोधी, छात्र विरोधी, महिला विरोधी, ये इनकी नीति है। PDA की ही नीति है ये।
तो गलत। अभी चुनाव पास में आया तो पीडीए का फॉर्मूला पहले दूसरा बताया, अब पीडीए का फॉर्मूला पी से पंडित तो राजनीति जनता जानती है, बहुत समझदार है, और ब्राह्मण तो सदैव समझदार रहा है। उत्तर प्रदेश में समझ चुकी है जनता कि ये लोग सरकार बनाने के बाद अगर पंडित नाम शब्द से अगर ये सरकार बना भी लेंगे तो सिर्फ ये दो ही लोगों की राजनीति करेंगे। मुस्लिम आगे कैसे बढ़ेगा, यादव कैसे आगे बढ़ेगा, सिर्फ उन दोनों की राजनीति करने के लिए, पूरे सब समाज हिंदू समाज की बात नहीं करेंगे। तो इसलिए क्या बेरोजगारी बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा है? सबसे ज्यादा छात्रों ने अगर स्टार्टअप किया है तो भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार के नेतृत्व में किया है। मेरी उम्र 25 वर्ष है, मैंने 1.25 करोड़ रुपए का प्लांट लगाया अपने यहाँ। कोई युवा बेरोजगार नहीं है, सब युवाओं के पास रोजगार है। बेरोजगार वो युवा है जो जंतर मंतर पर जाकर भारत माता के टुकड़े होंगे, भारत में एक ही नाम रहेगा अल्लाह का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माता जी को गाली, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को जो युवा गालियां दे रहा है, जो युवतियां गाली दे रही हैं, आप उनको पता है कि प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं है, देश की गरिमा है। सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, कल असदुद्दीन ओवैसी अगर प्रधानमंत्री बन जाएगा तो हम उसका भी सम्मान करेंगे, क्योंकि वो देश की गरिमा है। पदस्थ पर बैठे हुए व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी से उसको भांप लेना ये गलत है। भारत विदेश में गलत संदेश जाता है, ये गलत। क्या बाहर से जो फंड बाहर आता वो क्या वो सही था? अरे फंड के ही दम पर तो ये सारा उदम दंगा फसाद करा रहे हैं। इनके पास 1 रुपए की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ फंड विपक्ष ने प्रोवाइड कराया, फंड विदेश से आया। आज भी अगर मदरसों में फंड कहां से आया, मदरसों में फंड विदेश से आता है। कल भी सदन में एक चर्चा हुई है फंड को लेकर, गवर्नमेंट ने कहा है कि हम बिल लेकर आएंगे और जितने भी फंड आते हैं इन सबकी जांच होगी, और जांच में ये पता करेंगे कि ये फंड जो आ रहा है ये वास्तव में फंड वाली जगह लग रहा है, अन्य जगह पर लग रहा है, फंड आंदोलन हिंसा भड़काने में लग रहा है, नहीं लग रहा है। अमेरिका के एक सांसद ने कहा था अगर आप फंड की जांच करोगे तो अमेरिका और भारत के संबंध खराब हो जाएंगे। हमारे भारत के विदेश मंत्री ने कहा आप हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मत करिए, हमें कौन सा डिसीजन कब लेना है देश हित के लिए वो हम डिसाइड करेंगे, आप नहीं। तो फंडिंग पर अवश्य जांच होनी चाहिए, फंडिंग पर अवश्य बिल आना चाहिए, इन लोगों की पता चलनी चाहिए कहां से इनके पास फंड आता है। जो देश विरोधी ताकतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, देश विरोधी ताकतें नरेंद्र मोदी की मां को गाली देकर नरेंद्र मोदी में गोली मारने की बात करती हैं, तो कहीं ना कहीं इनके पीछे बैकअप है, कहीं ना कहीं अनलीगल फंड आ रहा है इन लोगों के पास, अवैध फंड आ रहा है इन लोगों के पास। क्या युवा इस बार सरकार को बदल सकते हैं? युवा सरकार को बदलने का युवाओं का विचार नहीं है। देखिए, युवा उत्तर प्रदेश का और भारत का युवा काफी समझदार है। एक बार धोखा खा गया वो। उन लोगों पर एफआईआर भी हुई जिन लोगों ने गाली गलौज किया, बदतमीजी करी। अभिजीत दीपकेन, सौरभ दास ने अपनी राजनीति चमकाई। राजनीति चमकाने के बाद वो अपना आराम से रहने लगे, रुकने लगे। मुकदमे खाए उन युवाओं ने जो वास्तविक छात्र था बेचारा, उन लोगों ने ये मंच पर बैठे रहे, लाठियां उन लोगों ने खाई जो वास्तविक छात्र था बेचारा। जो 10% ने युवाओं को भड़काया था ना भारत के, वही 10% छात्रों। सोनम वांगचुक साहब का धरना प्रदर्शन चल रहा था, भूख हड़ताल पर बैठे थे, अस्पताल में जाते ही उन्होंने अपना भूख हड़ताल अनशन तोड़ दिया। उनको पता चल गई थी कि मेरी आड़ में देश विरोधी ताकतें आनंद ले रही हैं, देश विरोधी ताकतें बढ़ावा दे रही हैं। 10% युवाओं को भड़काया देश में हिंसा पैदा करने के लिए। कानूनी व्यवस्था बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश के अंदर में। कानून व्यवस्था, आज भी आप 112 डायल कर दीजिए, अभी पुलिस आ जाएगी आपके पास। आज भी आप थाने जाइए, आपका स्वागत होगा, आपको चाय कॉफी पिलाई जाएगी। आज भी पुलिस प्रशासन सुनता है। हमारे आगरा की स्थिति देख लीजिए, 100 में से 80% जनता ने श्रेय दिया है सीपी साहब को। अच्छा कर रहे हैं, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है हमारे उत्तर प्रदेश में, और विपक्ष के लोग भी स्वीकारते हैं इस चीज को कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है उत्तर प्रदेश की। क्या बुलडोजर नीति सही है, गलत है? गलत है। बुलडोजर नीति के खिलाफ हूँ। बुलडोजर नीति, अगर कोई चोरी कर लेता है, उसका पक्ष या विपक्ष के लोगों राजनीति में आकर उसका मसला बना दिया, उसको उतना बड़ा बवंडर बना दिया, उतना बड़ा अपराधी था ही नहीं बेचारा, उसके घर के बाहर जेसीबी चलेगी, उसके माँ बाप का क्या कसूर? जिन माँ बाप ने उस लड़के का, उत्तर प्रदेश में एक चीज या भारत में एक चीज कहते हैं कि आप साहब, अगर कोई लड़का आपका बदतमीज है या फिर चोर है, डकैत है, लफंगा है, लुच्चा, आप उसके खिलाफ एक अखबार में निकलवा दीजिए, सार्वजनिक नोटिस करा दीजिए, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। निकलवा चुके माँ बापों ने निकलवा दिया। उसके बाद वो बलात्कार कर रहा है, उसके बाद वो चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, नशा कर रहा है, उसके बाद में भी जब कार्रवाई करने की बारी आई तो फिर उसको कार्रवाई नहीं करी, उसके घर को तोड़ा गया, तो ये गलत है। एक माँ बाप ने कितने सपने छोड़ छाड़ कर अपने एक घर बनाया, और एक आपराधिक किस्म के व्यक्ति के चक्कर में आपने उसका घर निस्तो नाबूद कर दिया, तो जेसीबी कार्रवाई गलत है। क्या कोई देशद्रोही कब बनता है, या किसी भी धर्म से होता है, या उस व्यक्तिगत बनता है? वो नहीं, धर्म से होता है, धर्म में ट्रेनिंग है साहब, धर्म से है। आप मुझे बताइए कौन सा कसाब कौन था?
है ना। तमाम ऐसे नाम हैं, वो एक ही समुदाय से आने वाले लोग हैं। धर्म में ट्रेनिंग, धर्म में फंड तैयार किया जाता है ना युवाओं को। जातिगत आधार पर नहीं बना, धर्म के आधार पर युवा देशद्रोही बनता है। धर्म के आधार पर देशद्रोही बनाया जाता है उसको, जातिगत आधार पर नहीं बनता। बीज डाला जाता है उसके अंदर। आप यूजीसी लाने की बात कर रहे हो तो युवा क्या करेगा, जातिगत आधार पर से धीरे धीरे धर्म के आधार पर पहुंचेगा, देश तोड़ने की बात करेगा। फिर वो वैमनस्य जब पैदा हो जाएगा, जब हिंसा का बीज उसके अंदर चला जाएगा तो हिंसात्मक बात करेगा, वो देशभक्ति की बात नहीं करेगा। आप मदरसे मस्जिद में अवैध फंड लाकर आप युवाओं को बरगलाने का कार्य करेंगे। आप उसमें लिखा हुआ है कि आप, हमारे यहाँ तो सर्वहित कल्याण की बात करते हैं। हमारे यहाँ तो एक कुत्ते को भी भोलेनाथ का रूप मानते हैं, हमारे यहाँ गाय को गाय माता का रूप मानते हैं, हमारे यहाँ एक पेड़ को पीपल देवता का रूप मानते हैं। अन्य समुदाय में इन सबको कुछ नहीं माना जाता है, सिर्फ सामने वाले को देखा जाता है काफिर है। इसके घर में कब इसकी बहन बेटियों पर नजरें डाली जाए तो वो एक समाज करता है। तो उसी समाज से आने वाले आतंकी समाज के लोग हैं, आतंकी समुदाय के लोग हैं, उसी समाज से तो आते हैं। आप बताइए मुझे जरा, कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मण हो, कोई व्यक्ति अगर हिंदुत्व में से हो, कोई व्यक्ति वाल्मीकि समाज में से अगर बना हो, कोई व्यक्ति जाटव समाज में से बना हो, सिंधी समाज में से बना हो, बताइए। नहीं बना, एक ही समाज से बनता। आतंकवादी एक ही समाज का निकल कर आता है, क्यों? ट्रेनिंग है। आपको लगता है कि महंगाई बढ़ रही है? आपका 5 लाख रुपए वाला प्लॉट 50 गज का 2014 में 5 लाख रुपए का था, वो 2026 में प्लॉट 15 लाख रुपए का हो गया। आप अपने प्लॉट का रेट बढ़वाना जानते हैं, आप अपने घर का रेट बढ़ाना जानते हैं, क्यों 10 रुपए की मैगी 15 में ना हो? देश बढ़ रहा है, टैक्स, हम टैक्स दे रहे हैं ना, हमें दिक्कत क्या है लेने में? टैक्स देते हैं, लेते हैं सामान। 50 लाख की चीज 70 लाख की हो जाए, 5 रुपए की चीज 7 रुपए में हो जाए तो प्राण निकल जाता है। नहीं, ऐसा नहीं। देश हमारा गरीब हो रहा है या अमीर हो रहा है? देश अमीर हो रहा है। इकोनॉमी देख लीजिए ना, आप देख लीजिए, देश दिन पे दिन तरक्की कर रहा है। कहां से गरीब हो रहा है देश, बताइए? नहीं हो रहा देश गरीब। देश का युवा साइंटिस्ट बन रहा है, देश का युवा रिसर्च कर रहा है, देश का युवा वैज्ञानिक है, देश का युवा अभी भी ओलंपिक में कितने युवाओं ने परचम लहराया। देश में आज भी विकास कार्य ट्रिपल गति से चला है। डबल इंजन की सरकार ट्रिपल गति से कार्य कर रही है? कहीं नहीं, ऐसा नहीं। तरक्की तो कर रहा है युवा, वो चला रहा है रील, महाराज रील स्क्रॉल कर रहा है और क्या कहते हैं, सोचता है कि मैं बहुत अच्छे उस पर बैठेगा मुकाम पे। देखिए वो बेरोजगार युवा है ना। वो बेरोजगार इसलिए है, कभी शिक्षा ग्रहण करे नहीं, जातिगत बीज उसके अंदर चला गया, वैमनस्य पैदा उसके अंदर हो गई, राजनीति का जोश उसके अंदर आ गया युवा के अंदर में। कभी प्लान ही नहीं किया कभी अपने फ्यूचर के लिए कि मुझे फ्यूचर में कहाँ सेटल होना है, कहाँ अपने माँ बाप के लिए सेवा करनी है, तो वो नहीं हुआ। हमेशा बरगलाने वाले इनकी कमेटियों के बीच में आ जाएगा तो युवा कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। राइट को ज्वाइन करेगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नीति पे चलेगा, आरएसएस की नीति पे चलेगा, भारतीय जनता पार्टी की नीति पे चलेगा, देश के साथ युवा भी तरक्की करेगा। अच्छा, एक से बताइए, हमारे भारत के सरकारी स्कूल इतने खंडर, वहाँ शिक्षित मतलब ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही हो? मैं यूं कह रहा हूँ, भागते क्यों हो भाई सरकारी स्कूल की तरफ? आप सरकारी स्कूल छोड़िए ना, उत्तर प्रदेश के अगर आज मैं अपनी बहन का एडमिशन कराता हूँ तो आरटीई के थ्रू एडमिशन कराता हूँ। 25% प्रत्येक स्कूल ये निर्धारित है, प्रत्येक स्कूल को निर्धारित है, वो ना किसी जातिगत आधार पर ना किसी धर्म के आधार पर। आप आरटीई के थ्रू एडमिशन कराइए और आप किसी भी स्कूल में अपने क्षेत्रीय किसी भी स्कूल में आप एडमिशन लीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, आराम से बच्चों को पढ़ाइए। और जहां तक अगर बात सरकारी स्कूलों की है तो पहले के मुकाबले काफी स्तर तक सुधार है। क्या वास्तव में लगता है कि लव जिहाद होता है? हाँ, होता है लव जिहाद। लव जिहाद के पीछे बहुत अच्छी फंडिंग, बहुत अच्छा प्री प्लान है। एक लड़का जिसका नाम है मुख्तार, वो लड़का हाथ में कलावा पहन लिया, सिर पे तिलक लगा लिया, एक हिंदू बहन बेटी के उस नजर में आई उसके में, उसने देखा ये इसका घर है, ये लड़की है, पहुंचा बाहर पहुंचने के बाद उस लड़की को अपना नाम राहुल बताया। राहुल बताने के बाद उस लड़की के साथ प्रेम संगम में आया। लड़की को डरा धमका के कैसे भी करके उसके साथ अत्याचार किया, शोषण किया उस लड़की का। बाद में पता चला वो लड़का मुस्लिम समाज से आता है। तो ये लव जिहाद है, और लव जिहाद के लिए बहुत फंडिंग है। AIMIM क्या करता है? फंडिंग ही तो देता है, ऐसे युवाओं को बढ़ाने के लिए तो कार्य करता है। लव जिहाद का भंडाफोड़ अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ने किया, तमाम ऐसे RSS के संगठनों ने किया, वो लव जिहाद का किया। पहले के मुकाबले बहुत कम लव जिहाद है। अन्य प्रदेशों में जहां उनकी सरकार है आज भी लव जिहाद। पश्चिम बंगाल चले जाइए, हमारी बहन बेटियों के बदनों पे अपने नाम लिख गए वो लोग, है ना। कश्मीर से लेकर आज तक अभी तक दोहरा रहे हैं वो लोग। तो लव जिहाद तो इतना बड़ा देश के लिए मुद्दा है कि लव जिहाद धीरे धीरे इसके लिए रोक लगा रही है। हम जैसे युवा लोग एक्टिव है ना लव जिहाद के लिए मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, हम लोग जवाब देंगे। हम अगर हमारी बहन को हमारी जरूरत पड़ती है, अगर हमारी हिंदू बहन को हमारी जरूरत पड़ती है तो हम आती रात तैयार हैं उसके लिए। लव जिहाद बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको सरकार को इसके लिए कानून बनाना चाहिए, सरकार को इसके लिए नीति और नीति बनानी चाहिए। क्या आमिर खान ने 3 शादी की, ये समाज में एक किसी चीज को बढ़ावा देना नहीं है? या तो आप हीरो बनो मत, हाँ,
अगर आप हीरो बन गए हैं तो वो कार्य करो जो देश हित के युवाओं को शोभा दे। आपने 3 शादी करी, उनको मानने वाला युवा 4 शादी करेगा। मेरे आमिर खान मेरे बॉस हैं, मेरे गुरु हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उनसे इन्फ्लुएंस हूँ, मैं उनसे अट्रैक्ट हूँ, मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं वो। जब युवा उनको देखेगा कि उन्होंने 3 शादी करी तो वो युवा 4 शादी करेगा, 5 शादी करेगा। इससे देश में क्या संदेश जाएगा? बहुत गलत संदेश। थैंक यू सो मच अरुण जी, आपने इतनी सारी बातें की और आई थिंक ये पॉडकास्ट जिन लोगों ने देखा उन्हीं के लिए आप शिक्षा को लेके, राज्य सरकार को लेके और आने वाली सरकार के लिए आप क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? देश के युवाओं और देश की जनता को बहुत समझदार होने की आवश्यकता है। उन लोगों की बातों में ना आए जो लोग देश तोड़ने की बात करते हैं, उन लोगों की बातों में ना आए जो लोग धर्म तोड़ने की बात करते हैं, उन लोगों की बातों में ना आए जो राम मंदिर पर प्रश्न लगाते हैं, उन लोगों की बातों में ना आए जो देश के युवाओं को बरगलाकर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन की और हिंसात्मक तैयारी करते हैं। देश समझदार है, देश उन लोगों की बातों में आए जहां अपना हित हो, देश उन लोगों की बातों में आए जहां भारत माता का हित हो, जहां हमारे देश का हित हो। देश कैसे तरक्की करे उन लोगों की बात में आए, युवा कैसे तरक्की करे उन लोगों की बात में आए। यही मेरा संदेश है देश की जनता के। थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे राधे।